3 मई नजदीक आ चुकी है और ऐसे में करनाल के लोगों को क्या कुछ राहत मिलने वाली है, इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव हमारे साथ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर है करनाल के लोगों तक ये पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि जानकारी ये मिली थी कि जो पंखे वाले हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप्स हैं, उनको परमिशन दी गई है 9 से 12 की, क्योंकि गर्मी का सीजन है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस किस लोगों को अभी फिलहाल परमिशन दी गई है, क्या कुछ अपडेट करनाल के लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी? जो ऑलरेडी परमिटेड एक्टिविटीज़ थी उसके अलावा भारत सरकार की गाइडलाइंस के आधार पे जो पंखे की दुकानें हैं, चाहे वो रिपेयर की हों चाहे वो बेचने की हों, वो उसमें परमिटेड हैं। सिर्फ पंखे की दुकानों को ही परमिशंस दी गई हैं। इसमें एयर कंडीशनिंग या एयर कंडीशनर या कूलर्स की शॉप्स के बारे में इस तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई है। साथ ही इसके अलावा जो रिपेयर शॉप्स हैं, इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप जो पंखे को विशेष रूप से रिपेयर करती हैं, उनके भी हमने परमिशन दी। पंखे की एक्सक्लूसिव शॉप्स तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल शॉप्स में ही पंखे रखे जाते हैं। हाँ, तो उनको सबको वर्क करने, ऑपरेट करने की परमिशन है, वो खुली रहेंगी। सर, 3 मई नजदीक आ चुके हैं, जो सेकंड लॉकडाउन है, तो उसमें किस तरह से जो है और क्या कुछ राहत मिलने वाली है? क्योंकि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी, क्या कुछ लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? उस पर अभी मंथन चल रहा है। अगर कल की जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं या जो स्टेटस जारी किया है, उसमें हमारा जो ज़िला है वो ऑरेंज जोन में उन्होंने दिखाया हुआ है। और उसके आधार पे 3 मई के बाद कुछ रिलैक्सेशंस मिलने की संभावना है। उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि जो कुछ और इंडस्ट्रीज़ हैं उनको खोला जा सकता है, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट के जो तरीके हैं, रोज़गार है, वो बेहतर तरीके से मिले। और संभावना ये है कि जितने भी नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रेस्टोरेंट्स है, ये सारे बंद ही रखे जाएंगे। हालांकि ऐसा संभावित है और ये इसकी क्लैरिफिकेशन 3 तारीख को ही होगी। तो इसमें मेरा मानना है कि ज़िले ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है। 19 दिनों से यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। आने वाले 2-3 दिन में भी इसी तरह की स्थिति रहती है, तो हमें हो सकता है कि 3 तारीख के बाद कुछ रिलैक्सेशंस देखने को मिले। सर, जो राधा स्वामी सत्संग भवन में जो लेबर के लोग जुड़े हुए थे, उनको तो भेजा गया क्योंकि वो दूसरे प्रवासी मजदूर थे, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं जो दूसरे मजदूर फैक्ट्री में रह रहे हैं, उनको भी ये होने लग गया लगातार, वो भी फोन कर रहे हैं कि उनको भेजा गया तो हमें भी भेजा दे। आज दिन में भी काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। उनको हमने भी अपील की है प्रशासन की, 5-7-10 दिन की बात है, आप और एडजस्ट कीजिए, क्योंकि वो उन लोगों को छोड़ा गया था। जब एक ट्रांसपोर्टेशन खुल जाएगा तभी आप लोग जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि जितने भी काफ़ी हजारों लोग रहते हैं, फैक्ट्री वालों से अपील करना चाहेंगे, भट्टे वालों से, कि उनको समझाएं। 5-7-10 दिन की बात है, कहीं ना कहीं इस चीज़ की। बिल्कुल, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जिन लोगों को भेजा गया, ये सारे वो लोग थे जो यहाँ पे प्रवासी कैंप्स में, माइग्रेंट रिलीफ कैंप्स में रुके हुए थे। और इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनसे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सरकार की अभी इस तरह की तुरंत भी उनको वापस भेजने की कोई योजना नहीं है। ना ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सार्वजनिक यातायात की सुविधा है, वो उपलब्ध है। इसलिए लोग अब जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कार्य करें। और चूँकि 3 तारीख के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ वगैरह इन सब के खुलने का अनुमान है, तो देर आर गुड चांसेस कि उनका रोज़गार उनको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह की कोई जल्दबाजी, हड़बड़ी ना करें कि वो अभी वापस जाने के लिए कोशिश करें और फिर कुछ दिनों बाद वापस यहाँ आने की फिराक में रहें। तो उससे बेहतर ये है कि 3 तारीख का इंतज़ार करें। 3 तारीख के बाद जो भी डिक्लेरेशंस होंगी, जो भी छूट मिलेगी, उसके आधार पे जो संभावित ये है कि हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो उसके बाद उनका रोज़गार भी मिलेगा और तब तक के लिए वो वेट करें। प्रशासन अभी किसी को भी वापस नहीं भेज रहा है और सरकार की इस तरह की कोई योजना नहीं है। सर, जवाहर नवोदय विद्यालय के 23 बच्चे केरल में फंसे हुए हैं और उनके बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो इस तरह का प्लान बनाया गया है कि बीच में अगर जाकर उन बच्चों को ले जाया जा सके, क्योंकि 3000 किलोमीटर दूर है, 1500 किलोमीटर वो आ जाए, 1500 किलोमीटर ये चले जाए। इसको लेकर के अभी केंद्र सरकार के साथ बातचीत चल रही है और हो सकता है अगर वहाँ बातचीत सिरे चढ़ेगी तो इनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन चलाने की बात होगी या जो भी व्यवस्था चलाने की बात होगी वो की जाएगी। अभी एज ऑफ नाउ किसी भी चीज़ को मंजूरी नहीं मिली है। शायद 1-2 दिन में क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। सर, एक प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से एक पहल की गई है, जो विदेशों में जो लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स तबका हो या जो दूसरे लोग हों, उनको लाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि विदेशों के जो लोग हैं वो भी लगातार, जो NRIs यहाँ रह रहे थे या जो इनके PRs यहाँ थे, उनको भी वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर किस तरह से लोगों को बताना चाहेंगे, किस तरह से CTM के यहाँ जानकारी दे सकते हैं, कैसे उनको लाया जा सकता है? कुछ फ्लाइट्स शुरू होंगी या क्या कुछ बातचीत हुई है? बिल्कुल, इसमें जो हर एक ज़िले से एक किस तरह का डेटा या सूचना मांगी गई है कि कितने लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, ये सारी सूचना फिर विदेश मंत्रालय के स्तर पे कंपाइल की जा रही है, इकट्ठा की जा रही है। और फिर जिस जिस देश से जितने लोग होंगे जो आने वाले होंगे, उनको प्रॉपर मेडिकल सैम्पलिंग वगैरह करा करके और फ्लाइट्स के ज़रिए वापस भारत लाया जाएगा। करनाल ज़िले में 200 से ऊपर ऐसे लोगों की सूचना हमें मिली है और हमने सरकार के पास भेज भी दी है।
अगर किसी और की सूचना हो जो जिसने यहाँ अपनी सूचना दर्ज ना कराई हो तो वो नगराधीश कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में सूचना दर्ज करा दे ताकि हम उसको सरकार के पास भेज दें। रसीन गांव क्या है, कब तक उम्मीद है कि वो? रसीन गांव ने कल जो 28 दिन अपने कंटेनमेंट के पूरे कर लिए थे और एज पर द गाइडलाइंस हमने उसको आज डीसील कर दिया है, उसको डीनोटिफाई कर दिया कंटेनमेंट जोन के तौर पे। साथ ही में जो हसनपुर और उपली गांव थे जिनको बफर जोन बनाया गया था उनको भी हमने डीनोटिफाई कर दिया है। तो जो गांव के 3 तरफ नाके लगाए गए थे पक्के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा उनको हटा लिया गया है। और गांव के लोगों की जो फसल की खरीद की प्रक्रिया जो रुक गई थी उसको भी हमने शुरू कराया है। हमारी कोशिश रहेगी कि कल और परसों आने वाले 2-3 दिनों में गांव की सारी फसल खरीद ली जाए। करनाल के काफ़ी किसान हैं, उत्तर प्रदेश में ज़मीन है, वो फसल काट के वहाँ काफ़ी दिनों से वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं डेरों में, तो उनको कब तक उम्मीद है कि यहाँ पर उनकी खरीद शुरू हो सकती है? करनाल जिले की अपनी खरीद लगभग 70% पूरी हो गई है। आने वाले 4-5 दिन में हमें उम्मीद है कि हरियाणा की जो खरीद है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जैसे फैसला लिया जाएगा फिर जो बाहर की जो सीमांत किसान जिनको हम कहते हैं, जो हमारे बॉर्डर के पास किसान हैं और जिनकी ज़मीनें हैं, उनकी खरीद उसके बाद की जाएगी। सर, एक किसानों को ये परेशानी आ रही है कि काफ़ी किसान फसल काट चुके हैं और उनको बीज चाहिए होते हैं यहाँ पर आगे जो सब्जियां उगानी है या दूसरी पैदावार करनी है, मक्के की हो या जीरी की हो, तो उसके लिए कोई ऐसा कृषि विभाग की तरफ से मिलकर गाड़ियाँ गांव-गांव भेजी जाएं, वहाँ पर ही बीज ले लिए जाएं, क्योंकि यहाँ रश ना लगे, क्योंकि एक अनाज मंडी, पुरानी अनाज मंडी में दुकान है, बहुत भीड़ लग जाती है वहाँ पर। ऐसा कोई प्रावधान किया हो? देखिए, बीज की दुकानें तो जैसे हमने पहले खोली हुई थी उसकी फैक्ट्रीज वगैरह भी हमने ओपन करवा दी हैं। इसके अलावा सुझाव अच्छा है अगर हम इस तरह की व्यवस्था देखेंगे कि अगर बनाई जा सके कि उनको डिसेंट्रलाइज तरीके से बीज अवेलेबल कराया जा सके, तो इस पे हम संज्ञान लेंगे और अगर इस तरह की कोई व्यवस्था बन पाएगी तो जरूर करेंगे। बिल्कुल, इस पे जरूर हम कुछ ना कुछ सोच के व्यवस्था बनाएंगे। सर, एक अंतिम सवाल, स्कूलों का इशू और बिजली के बिलों का इशू काफी आ रहा है। बिजली के बिल जिसका 2000 है, एवरेज बेसिस पर 6000 आ रहा है, लोग कैसे जमा करा पाएंगे? हालांकि कल बिजली विभाग के जो एससी हैं चावला जी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये रीडिंग जब आगे ली जाएगी वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो 3-3 गुना कैसे बिजली के बिल जमा करा पाएंगे? देखिए, ऐसे कुछ केसेस 1-to-1 इंडिविजुअल केसेस हमारे संज्ञान में आए हैं और उनका हमने समाधान भी कराया है। कोई इस तरह का जेन्युइन केस हमारे नॉलेज में आता है तो हेल्पलाइन पे या डायरेक्टली तो हम उसका समाधान भी कराएंगे। और जो स्कूल्स की फ़ीस का है उस पर बिल्कुल सख्ती रहेगी। हमने एक स्कूल को 2 दिन पहले सील भी किया था, कार्रवाई भी की थी। अगर कोई स्कूल चलता हुआ पाया गया या कुछ शिकायतें अब हमारे पास आई हैं कि स्कूल्स ने जैसे कोई प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स पब्लिश की हैं, तो उस पर भी हम 1-2 दिन में कोई सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। जिनकी शिकायत आई है उनके जांच वगैरह करवा के। मैं अभिभावकों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो खुल कर के बिना झिझक के आप इस तरह की कोई शिकायत दें। अगर उनसे कोई ज़्यादा फ़ीस वसूल की गई है या उनसे कोई प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगाने के लिए कहा गया है, उनकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। और हम ये इंश्योर करेंगे कि उनके जो कई बार अभिभावक इसलिए नहीं बता पाते कि उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, तो उनका नाम कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। इसका हम पूरा ध्यान देंगे। जब तक हमारे पास सूचना नहीं आएगी या किस स्कूल ने कैसे किया है तब तक एक्शन लेना मुश्किल है। इसलिए अभिभावकों से आग्रह रहेगा कि वो आगे आए और हमें सूचना दें। तो ये आपने देखा, करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जो है काफी जरूरी जानकारियां देते हुए नजर आ रहे थे। 3 मई को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल सकती है, कई दुकानें जो है खुल सकती हैं। और दूसरा, सिर्फ जो पंखे की दुकानें हैं उनको इजाजत दी गई है, कूलर और एसी की दुकानों को भी इजाजत नहीं दी गई है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और दूसरा, स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूलों पर निजी किताबों को लेकर जो महंगी किताबें भेजी जा रही है पब्लिशर्स की तरफ से, उन पर जो है पाबंदी लगा दी गई है, सख्त निगरानी उन पर रखी जाएगी। अगर किसी भी पेरेंट्स को इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो वह करनाल प्रशासन को दे सकता है। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।